Hello everyone, welcome to the online portal of chemistry developed by Sri Mahavir International School, Rainwal, Jaipur. Yesterday we have discussed about the overlapping phenomena given by Pauling and Slater. That is, we had studied the valence bond theory. In the last video we have discussed about the overlapping between atomic orbitals. Overlapping is of three types. One is known as SS overlapping, second one is known as PP overlapping, and third one is known as SP overlapping. In the overlapping phenomena we have studied about the formation of sigma bond and pi bond. हमने हमारे उस वीडियो में कहा था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं तो ओवरलैपिंग करने के दौरान वो दो तरह के बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं. One type of bond is known as sigma bond. Sigma bond is formed by coaxial overlapping between atomic orbital. हमने कहा था कि जो सिग्मा बॉन्ड है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ये एटॉमिक ऑर्बिटल के कोएक्सियल एक ही एक्स पर आ जाने से और इंटेंस हो जाने की वजह से बनते हैं. दूसरा हमने कहा था पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के कोलेटरल, जब एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं, शेयरिंग ऑफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स का जब एक्सचेंज होता है तब उसको हमने कहा था पाई बॉन्ड, जो कि एक वीकर बॉन्ड होता है. तो बच्चों, उसी वीडियो को आज कंटिन्यू करते हुए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ही हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं. ठीक है, तो हमने कहा था वहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, जहाँ हमने ओवरलैपिंग फिनोमिना को पढ़ा और ये बताया कि एटम्स के बीच में मॉलिक्यूल बनने के दौरान दो तरह के बॉन्ड्स बनते हैं. एक को हमने कहा था सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को कहा था हमने पाई बॉन्ड. मेरे पीछे आपको बोर्ड पर सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में कुछ डिफरेंसेस दिखाई दे रहे होंगे. आप लोग उनको ध्यान से लिखेंगे और समझेंगे. ठीक है, तो हमारे पास जो पहला जो पॉइंट है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में, हम ये जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल के कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पाई बॉन्ड जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल के कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है. दूसरी चीज़, जब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो ये सिग्मा बॉन्ड एसएस ओवरलैपिंग से बन सकता है, पीपी ओवरलैपिंग से बन सकता है और एसपी ओवरलैपिंग, लेकिन वो होनी चाहिए कोएक्सियल. जबकि जो हमारा पाई बॉन्ड है वो केवल पी ओवरलैपिंग से ही बनता है, जिसको हमने कहा था पीजेड ओवरलैपिंग, या हमने कहा था पी वाई ओवरलैपिंग. ठीक है ना. तीसरा हमारे पास जो डिफरेंस है, ड्यू टू हाई ओवरलैपिंग, जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है तो वहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में हाईली ओवरलैपिंग होती है, इस वजह से उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है. जबकि जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो पार्शियली एक दूसरे के साथ करते हैं, पैरेलली एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, तो उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होती है. तो इसलिए पाई बॉन्ड को वीक बॉन्ड माना जाता है और सिग्मा बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड माना जाता है. नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पॉइंट है, जब ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच में, उस वजह से नोडल प्लेन जो है सिग्मा बॉन्ड के दौरान नहीं पाया जाता. नोडल प्लेन इज एब्सेंट ड्यूरिंग सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन. जबकि पाई बॉन्ड जब बनता है तो वहाँ पर हमें नोडल प्लेन दिखाई देगा. ठीक, उसके बाद में फिफ्थ हमारे पास है कि जब सिग्मा बॉन्ड बनता है तो एटम्स का फ्री रोटेशन जो है वो हमें इजीली दिखाई देता है. तो आप ध्यान रखेंगे, जब दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो फ्रीली मूवेबल होता है. फ्री रोटेशन इज प्रेजेंट इन द सिग्मा बॉन्ड. बट जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर फ्री रोटेशन नहीं पाया जाता. ठीक है ना. अब जैसे मान लीजिए कि दो एटम हैं ए और बी, उनके बीच में जो है सिग्मा बॉन्ड भी है और पाई बॉन्ड भी है, तो जब इसको घुमाया जाएगा तो ये एक दूसरे को रेस्ट्रिक्ट करेंगे फ्री रोटेशन के लिए. ठीक है ना. अगर मैं इसको घुमाने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं घूमेगा, या मैं इसको घुमाने की कोशिश करूँगा तो ये नहीं घूमेगा. तो ये दोनों बॉन्ड एक दूसरे के रोटेशन को प्रोटेक्ट करेंगे, रोकेंगे. तो फ्री रोटेशन एब्सेंट होता है पाई बॉन्ड में. और आखिरी जो है, जब सिग्मा बॉन्ड है तो ये इजीली रोटेट कर रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी कैसी होगी, कम. तो लेस रिएक्टिव होते हैं ये, जबकि पाई बॉन्ड जो होते हैं ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये पाई बॉन्ड टूट जाते हैं और टूटने से अपनी केमिकल रिएक्टिविटी शो करते हैं.
जो एल्केन्स होते हैं वो एग्जाम्पल है हमारे पास में सिग्मा बॉन्ड के। एल्केन्स में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, वो सिग्मा बॉन्डिंग होती है। जबकि एल्कीन, एल्काइन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जब आप देखेंगे तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ आपको पाई बॉन्ड भी दिखाई देगा। तो पाई बॉन्ड जो है वो आपको मेनली कहाँ दिखाई देंगे? ओलिफिन्स यानी एल्किन में, एसिटिलिन्स यानी एल्काइंस में आपको दिखाई देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं कि देखिए एल्केन और एल्किन के अंदर जो है सिग्मा बॉन्ड और जो पाई बॉन्ड है वो हम कैसे पहचान सकते हैं। मैंने आपको बिफोर लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है या कोवेलेंट बॉन्ड बनता है तो एटम के बीच में जो है हमारे पास कंडीशंस 3 होती हैं। मान लीजिए कि हमारा ए एटम जो है वो बी एटम के साथ शेयरिंग कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन की, तो हम यहाँ सिंगल बॉन्ड इसको बोलते हैं। इसी तरीके से ए और बी के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाती है तो ये डबल बॉन्ड बोला जाता है। सिमिलरली ए और बी एटम के बीच में अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तब इसको ट्रिपल बॉन्ड कहा जाता है। तो दिस इज नॉन एज सिंगल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड एंड दिस इज ट्रिपल बॉन्ड। अब आपको याद क्या रखना है, जब भी 2 एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो अकेला बॉन्ड है तो ये ओनली कौन सा बॉन्ड बोला जाता है? सिग्मा बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड यहाँ पर होता है तो एक बॉन्ड हमारे पास सिग्मा होता है, दूसरा हमारे पास पाई बॉन्ड होता है। अगर 2 एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लोकेट कर रहा है तो वहाँ एक सिग्मा होता है और रेस्ट 2 जो होते हैं वो क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल जरा देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एग्जाम्पल 1 जो है वो है मेथेन, जो कि एक एल्केन है ना, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो जो कार्बन को आप इंडिकेट करोगे तो एक कार्बन एटम अपने नियर बाय 4 हाइड्रोजन एटम के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कैन यू टेल मी हाउ मैनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन द मेथेन मोलिक्यूल? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2nd सिग्मा बॉन्ड, 3rd एंड 4th। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने दिखाई देंगे? 4 दिखाई देंगे। इसी प्रकार से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हम एथेन का फॉर्मूला लेते हैं। एथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? C2H6। अगर हम इसको इंडिकेट करते हैं तो यहाँ पर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है और रेस्ट हमारे पास में जो है कार्बन हाइड्रोजन के सिग्मा बॉन्ड्स हो जाते हैं। तो आप काउंट करेंगे, ये हमारे पास सिग्मा है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 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 एंड सिग्मा। तो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे पास? 4 + 3 7। यह हमारे पास 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और यह हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ठीक है, अब हम एक एल्कीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 3। मान लीजिए हमने जो एल्कीन ली है वो है एथीन या एथिलीन। तो जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो HCH डबल बॉन्ड CH और ये H, कार्बन की 4 वैलेंसीज होती है जो अपने नियर बाय एटम के द्वारा पूरी हो रही है। तो आप यहाँ बताएंगे कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में तो ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। यहाँ 2 बॉन्ड्स हैं, उनमें से एक सिग्मा है और दूसरा क्या हो जाएगा? पाई। तो बता सकते हैं आप मुझे यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5। सिग्मा बॉन्ड 5 है और पाई बॉन्ड कितने हो गए हमारे पास? 1। तो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ओवरऑल तो कितने हो गए? 6, जिनमें से 5 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और 1 हमारे पास पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम कोई भी मॉलिक्यूल के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। अभी तक हमने 3 एग्जांपल लिए हैं। अगर आपसे कोई बोल दे कि बेंजीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे? क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? बेंजीन मॉलिक्यूल है, बेंजीन कंपाउंड है और बेंजीन का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H6। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। 6 कार्बन हमें दिख गए, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन है, 2nd, 3rd, 4th, 5th एंड 6th और प्रत्येक कार्बन पर अल्टरनेटिवली आपको एक एक पाई बॉन्ड भी दिखाई देगा। अब आप बता सकते हैं यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड हमारे पास हैं? आप काउंट कीजिए। यहाँ पे हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो गए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उसके अलावा 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 12 और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए 1 2 और 3। ये हमारे पास पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कितने मिल गए हमारे पास?
3। तो इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड हो गए 12 और 3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपने सिग्मा और पाई बॉन्ड को पढ़ लिया। अब हम इसका जो सेकंड जो कंसेप्ट है बीबीटी के बाद में हम वो पढ़ने वाले हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोगों ने पढ़ लिया, जो कि आपको किसने दिया था, पॉलिंग और स्लेटर। तो पॉलिंग और स्लेटर ने अपने मॉलिक्यूल फॉर्मेशन या कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन को 4 तरीके से समझाया था। उसमें से पहला था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। और दूसरा जो इसका मेथड था, तो सेकंड हमारे पास अब क्या आने वाला है, वो है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग हेडिंग डालेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन की हम लोग बात करने वाले हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो भी किसने दी थी, जो हमारे पास पॉलिंग और स्लेटर, मेनली पॉलिंग का नाम यहाँ पर आता है। तो बच्चों हमारे पास अब जो टॉपिक आ रहा है वो है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको भी पॉलिंग नहीं बताया था। हाइब्रिडाइजेशन एक स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल के द्वारा होने वाला एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं और स्टेबिलिटी गेन करते हैं। तो होता क्या है हाइब्रिडाइजेशन में कि जब सेम एनर्जी कंटेनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के नियर आते हैं तो उनके ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, और जितने ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं उतनी ही नंबर में हमें सेम एनर्जी सेम शेप के नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं। उन नए ऑर्बिटल्स को कहा जाता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप सब लोग इसको ध्यान से समझेंगे। ए प्रोसेस इन विच सेम एनर्जी कंटेनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें सेम एनर्जी रखने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, ओवरलैप करते हैं, और उसके बाद में एनर्जी को एक्सचेंज करते हुए उतनी ही एनर्जी वाले उतनी ही संख्या में नंबर में, और उसकी ज्योमेट्री भी शेप भी कैसे होता है, वैसे ही होता है सबका, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, और इस प्रोसेस को कहा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपके एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, अब कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं या रखी जानी चाहिए। पहली चीज़ क्या है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल अपने ओवरलैपिंग कर रहे हैं वो केवल सिंगल एटॉमिक होते हैं, मतलब एक ही एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है पहले वो ओवरलैप करते हैं, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, तो ईच अदर। उसके बाद सेकंड है द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक ऑर्बिटल विच आर पार्टिसिपेटिंग। मान लीजिए कि ओवरलैपिंग के अंदर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल बने आए थे, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे वो भी कितने होंगे, 3। अगर हमारे जो प्योर ऑर्बिटल हैं वो 4 हैं ओवरलैपिंग के लिए तो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद में हाइब्रिड ऑर्बिटल है और सेम एनर्जी, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे उनकी एनर्जी कैसी होगी, सेम, और उनका जो शेप है वो भी एक जैसा ही होगा। अगला पॉइंट जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म स्टेबल बॉन्ड विच इज डायरेक्शनल। हमने पढ़ा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर कैसी होती है, डायरेक्शनल, क्योंकि जब एक ओवरलैपिंग होती है किसी एक्सिस पर तो दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का ही होता है, इस वजह से इसकी नेचर कैसी होती है, डायरेक्शन होती है। दूसरा, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम टेल अबाउट द ज्योमेट्री। जब आप हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लोगे तो उसकी में सेंट्रल एटम जो होगा उसकी ज्योमेट्री से हम पता लगा सकते हैं कि बॉन्ड एंगल क्या होगा, मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। और आखिरी जो हमारे पास पॉइंट है वो है कि नॉर्मली जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर हमारे पास जो बॉन्ड बनता है 2 एटम के बीच में उसके बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशंस हैं किसके लिए, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसमें अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा पॉसिबल है। ठीक है, जरा आप लोग देखेंगे। तो बच्चों अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में जो टॉपिक आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हम यहाँ पर 5 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करेंगे। उनमें से जो सबसे पहला है हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला जो हाइब्रिडाइजेशन है हम उसको कह रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हम कौन सा पढ़ने वाले हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। किसे कहा जाता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब एक एटम का s ऑर्बिटल और उसी के 3 p ऑर्बिटल कौन से, ये हमने बनाया, सपोज ये s ऑर्बिटल है, ये हमने px ऑर्बिटल बनाया, इसी तरह से ये हमारे पास py ऑर्बिटल है और ये हमने बना दिया pz ऑर्बिटल।
तो एक ही एटम के हमने कितने ऑर्बिटल लिए हुए हैं? 4। एक s ऑर्बिटल है और 3 हमारे पास p ऑर्बिटल है, दैट इज px, py और pz। इन चारों के बीच में कौन सी ओवरलैपिंग होनी है? कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक है, तो कोएक्सियल ओवरलैपिंग से हम लोग जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इन सब में जब ओवरलैपिंग होगी तो इनकी ज्योमेट्री 4 मिल रहे हैं, तो 4 ही नए सेम शेप और एनर्जी के ऑर्बिटल बनेंगे। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये हो गया हमारे पास फोर्थ। तो इस वाले ऑर्बिटल को भी कहा जाता है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसको भी कहा जाएगा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये भी sp3 है और ये भी हमारे पास sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया। ठीक है, जब इसकी ज्योमेट्री को आप देखोगे तो इसके टर्मिनल्स को हम यहाँ पर लिंक कर देते हैं। ठीक है, आप लोग इस तरह से ध्यान रखेंगे, इनके टर्मिनल्स को जब हम लोग मिला देंगे तो इस ज्योमेट्री को कहा जाता है। तो इसकी अगर आपसे कोई ज्योमेट्री पूछ लेता है तो आप बताएंगे कि इसकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई? टेट्राहेड्रल। और यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक का जो बॉन्ड एंगल है, ठीक है, क्या चीज़ है? बॉन्ड एंगल। इस बॉन्ड एंगल की वैल्यू होती है 109 डिग्री 28 मिनट। तो ये हमारे पास उसका बॉन्ड एंगल हो गया। तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, बॉन्ड एंगल कितना हो गया इसका? 109 डिग्री 28 मिनट। अब इसका हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस हाइब्रिडाइजेशन का जो एग्जाम्पल है वो बहुत सारे हैं हमारे पास में, ये लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल्स। इस हाइब्रिडाइजेशन को कौन कौन से फॉलो करते हैं? तो एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है, जितने भी एल्केन मॉलिक्यूल्स हैं वो सब इसको शो करते हैं। हम यहाँ पर मेथेन का एग्जाम्पल लेंगे, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ H2O है, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पर अमोनिया है, चौथा एग्जाम्पल यहाँ पर फॉस्फीन है। ठीक है ना, तो हमारे पास में ये इसके एग्जाम्पल हो गए H2O वगैरह जो भी हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ एल्केन का। ठीक है, एल्केन में हमने मेथेन लिया। अब जो हम एग्जाम्पल यहाँ पर समझने वाले हैं वो कौन सा एग्जाम्पल है? मेथेन। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर कार्बन का जो ग्राउंड स्टेट में जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये है 1s2, ये हो गया हमारे पास 2s2 और ये हो गया हमारे पास 2p2। ठीक है, ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s ऑर्बिटल है और ये कौन सा हो गया? 2p ऑर्बिटल है। अब होता क्या है कि 2s और 2p की एनर्जी सेम है, तो 2s और 2p की एनर्जी सेम होने से ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर आ जाता है? यहाँ pz में। तो एक्साइटेड स्टेट में इस कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1s2, 2s1 और 2p3। आपको दिखाई दे रहा है? तो इस तरीके से अब ये अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ये हाईली रिएक्टिव हो गया। इस वजह से ये चारों के ऑर्बिटल जो हैं, एक s और 3 p, इन तीनों में क्या हो गई? ओवरलैपिंग। ठीक है, और इन चारों की ओवरलैपिंग होने से हमें 4 ही क्या मिलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे। ठीक है, और इन चारों के अंदर ही इसी तरीके से जब ओवरलैपिंग हो गई तो आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे? ये हो गया और ये चारों हमने एक साथ लिख लिए 1, 2, 3 और 4, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और ये हाइब्रिडाइजेशन हमारा क्या बोला गया? sp3, क्योंकि एक s ऑर्बिटल आपने लिया है और 3 हमने p ऑर्बिटल यहाँ पर काम में लिए हैं। ये तो हमारे पास एज इट इज था। अब हाइड्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? 1s1। ठीक है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैपिंग करनी होगी, दूसरे हाइड्रोजन से ये करेगा, तीसरे हाइड्रोजन से ये करेगा और चौथे हाइड्रोजन से ये ओवरलैपिंग कर लेगा। तो जब ये ओवरलैपिंग करेंगे तो ये कार्बन का है और ये हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर हम जानते ही हैं, ये इस प्रकार से होता है और ये sp3 का हाइब्रिडाइजेशन मैंने भी यहाँ बताया हुआ है, ये इस तरीके से। तो कार्बन का ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो भी बनाया था, ये कार्बन के एटॉमिक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। ठीक है, ये अभी हमने बनाया था। ठीक, तो ये हमारे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए, किसके? कार्बन के। यहाँ लिख देते हैं दोबारा से sp3, ये भी sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3। तो 4 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल मिल गए। अब ये 4 हाइड्रोजन के साथ में, क्योंकि इसको भी अपनी स्टेबिलिटी बनानी है, इसको भी अपनी स्टेबिलिटी बनानी है, तो ये एक हाइड्रोजन के साथ में ओवरलैप हो गया। कौन सा बॉन्ड बनाया इसने? सिग्मा। ये हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल हो गया। ये सेकंड वाले हाइड्रोजन का फिर वापस से ये ओवरलैपिंग हो गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तीसरे हाइड्रोजन का
और ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। सिमिलरली ये चौथे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, यहाँ पर भी शेयरिंग हुई, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से कौन से मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, मेथेन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ पर जब बॉन्ड एंगल देखोगे तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री है और इसका जो शेप है वो ज्योमेट्री है वो क्या बोली जाएगी, 109 डिग्री और 28 मिनट बोली जाएगी। आपने ये बात समझ ली। इसी तरीके से यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है। हमने कहा था कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन में कि यहाँ लोन पेयर हो सकते हैं और बॉन्ड पेयर, तो अभी फिलहाल यहाँ पर बॉन्ड पेयर है क्योंकि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, तो ये बॉन्ड पेयर बन गया यहाँ पर। ठीक है, और इसी को अगर आप बनाना चाहोगे तो ये इस प्रकार से बनेगा, कार्बन है, ये फर्स्ट हाइड्रोजन, ये सेकेंड हाइड्रोजन, ये थर्ड हाइड्रोजन और ये फोर्थ हाइड्रोजन। बिल्कुल ऐसे कैसे दिखाई दे रहा है। इन बॉन्ड, इनको क्या कहा जाता है, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर टोटल अपने पास कितने हो गए, 4 CH के रूप में। और यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हो रही है sp3s ओवरलैपिंग। इसका sp3 है, इसका s है, तो ये जो है हमारे पास ओवरलैपिंग कौन सी बोली जाएगी, sp3s ओवरलैपिंग या बॉन्डिंग बोली जाएगी। ठीक है बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई। अब इसका अगला हम एग्जांपल लेते हैं जहाँ पर हमारे पास लॉन पेयर हो। ठीक है, हम अमोनिया मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन यहाँ देखते हैं, यही इसी की तरह ही है। अब जरा देखेंगे आप तो आप देखिए, हम जो एग्जांपल ले रहे हैं अब सेकंड, वो हमारे पास किसका है, अमोनिया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन। अब अमोनिया में नाइट्रोजन का जब कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 7n और किस में, ग्राउंड स्टेट में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आएगा 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि ये तो जा नहीं सकता, इस वजह से 2s और 2p की एनर्जी सेम होने से ये एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं और ओवरलैप करके इस तरह का एक ओवरलैप स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में 7 एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन आ गया। एक s और 3p के बीच में क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। जब ये ओवरलैपिंग होती है तो ये तो ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे रहेंगे, तो ये हमारे पास किस तरह के ऑर्बिटल बन गए, sp3 ऑर्बिटल बन गए। हाइड्रोजन के पास में भी 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, 3, और 3 इलेक्ट्रॉन से आपको 3 हाइड्रोजन से मिल जाएंगे। अब हम इसी को स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। मान लीजिए ये तो हमने इसको सीख लिया। अब बात आती है इसकी नाइट्रोजन की, तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल भी कुछ ऐसा ही होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है, ये हमारे पास थर्ड हो गया और ये हमारे पास फोर्थ हो गया। ठीक है, कौन सा ऑर्बिटल है ये, sp3 ऑर्बिटल। ये भी हमारे पास sp3 है, ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। ठीक, अब इस ऑर्बिटल ने यहाँ पर एक हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ली, इस ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ शेयरिंग कर ली, इस ऑर्बिटल ने हाइड्रोजन के तीसरे एटम के साथ शेयरिंग कर ली। तो यहाँ पर शेयरिंग करी तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, यहाँ पर शेयरिंग करी तो सिग्मा बन गया, यहाँ पर भी शेयरिंग करी तो सिग्मा बन गया। 3 सिग्मा बॉन्ड आ चुके हैं अपने पास में। ये यहाँ पर जो है अपन को क्या मिलेगा, एक लॉन पेयर। इस ऑर्बिटल के अंदर आपको एक लॉन पेयर मिल जाएगा, तो इसको लॉन पेयर ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अब इसका स्ट्रक्चर जब देखा जाएगा तो लॉन पेयर है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल ना हो करके, इसकी ज्योमेट्री अगर आपसे पूछ ली जाए तो इसकी ज्योमेट्री होती है पिरामिडल। ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, पिरामिडल। और बॉन्ड एंगल अगर इसका पूछ लिया जाए तो बॉन्ड एंगल होता है 107 डिग्री। इसका बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 107 डिग्री में आएगा। ठीक है बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई। तो आज हमने सीख